हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। आज की क्लास आप 11वीं क्लास में हम क्लास 7 की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी का चैप्टर 5 करेंगे। जल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें। आप लोगों ने पिछला रिकॉर्ड देखा ही होगा कि पेपर सेकंड में कितने सारे स्टूडेंट फेल हो जाते हैं। इसीलिए देखिए आपको चैप्टर वाइज पढ़ने की यहाँ पर ज़रूरत है, क्योंकि 40 क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। आपको एनसीईआरटी पॉलिटी, ज्योग्राफी सब कुछ पढ़ना पड़ेगा क्लास 6, 7, 8 का। यहाँ पर देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने हाईलाइट कर रखा है। वीडियो देख लीजिए, उसके बाद एक बार पीडीएफ देख लीजिएगा। पीडीएफ मैं अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आज का देखिए टॉपिक है जल। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। देखते हैं जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं। आप नदी, जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम, अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। बच्चे वर्षा से भरे गड्ढे में कागज़ की नाव तैराकर बहुत खुश होते थे। पहले बच्चे, अब तो ज़्यादा तक बच्चे मोबाइल टीवी में ही लगे रहते हैं। पहले क्या करते थे, जब पानी बरसता था और कहीं पर पानी भर जाता था तो कागज़ की नाव बच्चे बनाते थे और उसको उस पानी में तैराया करते थे। तो वही चीज़ देखिए यहाँ पर लिखी हुई है। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता, वह जल कहाँ चला जाता है। सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जलवाष्प संघनित होकर बादलों के रूप ले लेता है। यहाँ से यह वर्षा, हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र में नीचे गिरता है। तो देखिए जैसे कहीं पर जल भरा हुआ होता है और जब सूर्य का तेज ताप मतलब तेजी की धूप निकलती है तो जो जल रहता है वो वाष्पित हो जाता है सूर्य की गर्मी के कारण। और यही वाष्पित जल जब ठंडा होता है तो जलवाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। तो यहीं से आपका वर्षा, हिम अथवा वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरते हैं, तो ये वही होता है। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने जल स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसे जल चक्र कहते हैं। अब देखिए जल चक्र, जैसे बारिश हुई, बारिश के बाद वो जल कहीं भरा, उसके बाद वाष्पित होकर पुनः वे वायुमंडल में जाता है, उसके बाद पुनः बादल बनते हैं, वर्षा होती है। तो देखिए यही जल चक्र चलता रहता है। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वही आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता रहा हो। ये देखिए यहाँ पर जल चक्र का चित्र भी दिखाया गया है कि देखिए ये जल भरा हुआ है, यहाँ पर इसका वाष्पीकरण, बादल बने, बादल के बाद वही वर्षा हुआ और वर्षा के बाद फिर देखिए वही जल भर गया और फिर उसी का वाष्पीकरण हुआ। तो यही जल चक्र रहता है। नेक्स्ट देखिए अलवण जल के मुख्य स्रोत ताल, सोते एवं हिमनद हैं। अलवण जल मतलब का हो गया जिस जल में लवण नहीं है, जो खारा नहीं है। महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणी होता है, बहुत ज़्यादा खारा होता है। देखिए महासागरों और समुद्रों का जल, इसमें अधिकांश नमक, सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। नेक्स्ट है जल का वितरण। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है। पिछले चैप्टर्स में भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारी पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है, लेकिन ज़्यादातर जो जल है, जो महासागरों, समुद्रों में जल है ज़्यादातर, और वो पीने योग्य नहीं है, बहुत ही खारा है। क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है। निम्नलिखित तालिका में जल का वितरण का प्रतिशत दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग जल का प्रतिशत दिया गया। ज़्यादा देखिए महासागरों में 97.3% है। देखिए जल का पूरा हिस्सा, लगभग हिस्सा महासागरों में है। केवल आपका 2.97% और अलग से बचता है। तो यहाँ पर देखिए महासागर तो बहुत ही खारा है, ये हमारे उपयोग के लिए बिल्कुल नहीं है। साथ ही देखिए बर्फ छत्रक के रूप में है आपका 0.020, और भूमिगत जल है आपका 0.68। ऐसे झीलों का अलवण जल है आपका 0.009। स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें हैं आपकी 0.009। वायुमंडल में है आपका 0.0019%। नदियों में है आपका 0.0001%। तो यहाँ से देखिए पूरा जल मिलाकर आपका 100% हो जाता है। कहाँ पर कितना है यहाँ पर देखिए सब कुछ क्लियर किया गया है। यहाँ पर देखिए एक पॉइंट ये है कि लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागरों की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। लवणता भी आपकी क्लियर हो गई कि होती क्या है कि 1000 ग्राम जब हम जल लेंगे तो उसमें जो मौजूद नमक की मात्रा होती है वही आपकी लवणता होती है। महासागरों की बात की जाए तो देखिए 35 भाग 1000 ग्राम में, मतलब 35 भाग आपका क्या हो जाता है, लवणता हो जाती है। नेक्स्ट देखिए इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक इसमें प्लव कर सकते हैं, मतलब तैरते रहते हैं, क्योंकि नैतिकता इसे संघन बना देती है। इसके पहले चैप्टर में भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि मृत सागर की लवणता बहुत ही ज़्यादा है। देखिए 340 ग्राम नमक लवणता पाई जाती है आपकी 1 लीटर जल में। साथ ही में देखिए नॉर्मल लवणता जो आपकी महासागरों की यहाँ पर 1 लीटर में आपकी 35 भाग ही है।
तो यहाँ पर देखिए लवण की अधिकता के कारण इसमें ऐसे तैराक तैरते हैं जैसे वो आराम से लेटे हों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम संसाधन को बर्बाद करते हैं। आजकल देखिए बहुत से ऐसे साधन चले हैं, जैसे आपका समरसेबल ही हो गया, घर घर में देखने को मिलता है, कितना ज़्यादा जल इससे बर्बाद होता है। तो देखिए इसका ये एक बहुमूल्य संसाधन है, इसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर पेपर की कई सारी न्यूज़ की कटिंग है वाटर से संबंधित, जल बचाने से संबंधित। तो यहाँ पर देखिए जल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, जल संरक्षण की कुछ विधियाँ सुझाइए अपने घर में, स्कूल में। तो ये बच्चों के लिए है कि ताकि उनमें जल के प्रति जागरूकता आए। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट है महासागरीय परिसंचरण। समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। पुलिन पर नम बालू, ठंडी समुद्री पक्षी, वायु में लवणी गंध एवं लहरों का संगीत सब कुछ सम्मोहित करने वाला है। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है, ये कभी शांत नहीं रहता है। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं: तरंगे, ज्वारभाटा, धाराएं। तो देखिए महासागरों में जो जल होता है हमेशा गतिमान रहता है, उसमें लहरें आती रहती हैं, कभी शांत नहीं रहता। इसमें विभिन्न प्रकार की गतियां भी होती हैं, जैसे देखिए आपकी तरंगे हो गई, ज्वारभाटा हो गए, धाराएं हो गई, ये सभी आपके ज्वारभाटा आते हैं। यहाँ पर देखिए पॉइंट ये है कि 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है। तो आपका विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 22 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ पर देखिए ये सागर आपका दिखाया गया है, तरंगे। अब यहाँ पर देखिए एक एक चीज़ को डिटेल किया जाएगा, तरंगे, ज्वारभाटा। तो पहले देखते हैं हम तरंगे। समुद्र तट पर खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है। यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है कि कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार गिरता रहता है तो इन्हें तरंगे कहते हैं। तो देखिए महासागरों में होता क्या है कि जो जल होता है लगातार उठता गिरता रहता है। यहाँ पर देखिए दिखाया भी गया, ऐसे उठा फिर गिरा, ऐसे उठा फिर गिरा, तो इसी को कह देते हैं तरंगे। ये उत्पन्न कब होती हैं, जब बहुत तेज की हवा चलती है, पवन चलती है, तब ये तरंगे उत्पन्न होती हैं। जितनी तेज पवन चलेगी उतनी ही बड़ी आपकी तरंग उत्पन्न होगी। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती हैं। इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महाजल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल जारी तरंगे उठ सकती हैं, जिन्हें सुनामी कहते हैं। तो देखिए जब भूकंप, ज्वालामुखी, जल के नीचे भूस्खलन जैसी घटनाएं होती हैं तो महासागरीय जो जल होता है बहुत ज़्यादा विस्थापित होता है। इसी के कारण बहुत बड़ी ज्वारी तरंगे उठती हैं, इन्हें ही हम सुनामी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया था। ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती हैं। तो देखिए अब तक का जो सबसे विशाल सुनामी था कितना मापा गया, 150 मीटर। 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट है। सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए सुनामी की एक रिपोर्ट दी हुई है, सुनामी पृथ्वी का तांडव। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगों अथवा पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। ये तरंगे उस भूकंप का परिणाम थी जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 9.0 मापी गई थी। तो देखिए जैसे अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि जब भूकंप होता है पृथ्वी पर, ज्वालामुखी उद्गार जैसी घटनाएं होती हैं, तभी आपकी सुनामी आती है। तो ये देखिए जो 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आई थी, ये किसका परिणाम था, ये एक भूकंप का परिणाम था। किस भूकंप का, जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था। अधिकेंद्र वो होता है जहां से आपका भूकंप स्टार्ट होता है। भारतीय प्लेट वर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी और समुद्र तल में अकस्मात गति उत्पन्न हो गई थी। इस कारण यह भूकंप आया। महासागरीय तल लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया था और नीचे की दिशा में झुक गया था। इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी ओर बहने लगा। फलस्वरूप दक्षिणी और उत्तरी पूर्वी एशिया के समुद्री तटों से हटने लगा था जल। भारतीय प्लेट के वर्मा की प्लेट के नीचे जल चले जाने पर जल का वापस समुद्र तट की ओर लौटा। यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आया, जिसकी तुलना में व्यावसायिक वायुयानों की गति से की जा सकती है, और इसके परिणामस्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूर्णतः डूब गए थे। भारतीय सीमा का ध्रुव दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित, पूरी तरह से डूब गया था। तो यहाँ पर देखिए 26 दिसंबर 2004 को जो सुनामी आया था उसी के बारे में रिपोर्ट है। यहाँ पर देखिए उसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी हुई है। यद्यपि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं होता है, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। प्रशांत महासागर की तुलना में देखिए हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी ही आती है, क्योंकि यहाँ भूकंपी
क्रिया बहुत कम होती है। जहाँ भूकंपी क्रिया अधिक होगी वहाँ आपकी सुनामी अधिक आएगी। तमिलनाडु के तट पर सुनामी द्वारा विनाश, देखिए कितना ज़्यादा विनाश यहाँ पर दिखाया गया है। नेक्स्ट देखिए ज्वार भाटा। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। क्योंकि सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है, उसे ज्वार कहते हैं। तो देखिए ज्वार भाटा जो होता है आपका प्रतिदिन आता है। दिन में कितनी बार? 2 बार नियम से। जब महासागरीय जल ऊपर उठता है और नीचे गिरता है तो आपका ज्वार भाटा कहलाता है। देखिए जब ऊपर उठता है तो तट के बड़े से हिस्से को डुबो देता है, वो आपका ज्वार कहलाता है। मतलब जब समुद्र का जल ऊपर उठेगा तो आपका ज्वार आएगा, और जब समुद्र का जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है तो तट से पीछे चला जाता है, उसे ही भाटा कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए याद रखिएगा कि ऊपर उठकर बड़े हिस्से को डुबोना आपका ज्वार हो गया, और नीचे अपने निम्नतम स्तर तक पहुंचकर मतलब नीचे गिरकर तट के पीछे चला जाना आपका भाटा हो जाता है। नेक्स्ट देखिए ज्वार भाटा संबंधित और सारे भी पॉइंट्स हैं यहाँ पर आपके। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। ज्वार भाटे किस कारण आते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य एवं चंद्रमा की शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है तब उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा अमावस्या दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही सीध में होते हैं तब आपके बृहत ज्वार आते हैं। और सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही सीध में तीनों होते कब हैं? आपके पूर्णिमा और अमावस्या के दिन। तो याद रखिएगा पूर्णिमा और अमावस्या के दिन आपके बृहत ज्वार आते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये स्थिति दिखाई भी गई है। ये देखिए सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, चाहे सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक ही सीध में होने चाहिए, कोई कहीं पर भी हो। तो जब ये तीनों एक ही सीध में होते हैं तो आपके बृहत ज्वार आते हैं। लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप आपके निम्न ज्वार भाटा आता है। तो देखिए ये निम्न ज्वार भाटा की स्थिति यहाँ पर देखिए दर्शाई गई है। इसमें क्या होता है कि चंद्रमा अपने प्रथम या अंतिम चतुर्थांश में होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। देखिए उच्च ज्वार जब आपके आते हैं तो वो जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ लेते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। तो देखिए उच्च ज्वार जो आपका आता है उसका प्रयोग भी कई जगह पर किया जाता है। नेक्स्ट देखिए महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। महासागरीय सतह पर जो निश्चित रूप से जल की धाराएं बहती हैं वही आपकी महासागरीय धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं ठंडी या गर्म हो सकती हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों के उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। लेब्राडोर महासागरीय धारा शीत जल धाराएं होती हैं, जबकि आपकी देखिए गल्फ स्ट्रीम जो होती है गर्म जलधारा होती है। याद रखिएगा लेब्राडोर शीत जलधारा है और गल्फ स्ट्रीम आपकी गर्म जलधारा है। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। जापान के आसपास एवं उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट में इसके कुछ उदाहरण हैं। ये देखिए यहाँ पर आपका इस मानचित्र में दिखाया भी गया है, विश्व का मानचित्र है। यहाँ पर देखिए आपकी जो धाराएं हैं ये शीत धाराएं हैं, बाकी आपकी जो रेड वाली धाराएं हैं वो कोष्ण धारा है। इसी को गर्म धारा कहते हैं। शीत धारा मतलब ठंडी धारा ब्लू वाली, और गर्म धारा आपकी हो जाती है रेड वाली। नेक्स्ट देखिए जहाँ गर्म एवं ठंडी जलधारा मिलती है वहाँ कोहरे का मौसम बनता है। इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। तो देखिए अगर कोहरा होगा, मौसम साफ नहीं होगा तो उससे नौ संचालन में बाधा होगी। यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। यहाँ से देखिए चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। इसके कुछ क्वेश्चन है वो भी हम देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर, वायुमंडल एवं स्थल के बीच चक्कर लगाता रहता है, वो आपका जल चक्र कहलाता है। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं। तो देखिए गर्म महासागरीय जो धाराएं हैं वो आपकी भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों के निकट आपकी ठंडी महासागरीय धाराएं होती हैं। निम्न में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना क्या कहलाता है? ये भी मैंने आपको बताया है, वो होता है आपका ज्वार भाटा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। काफ़ी अच्छा चैप्टर था। देखिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही में जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।